हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी बताने वाला हूँ, हाउ आई गॉट अ जॉब एट विप्रो। पिछले 7-8 महीने से ये सब प्रोसेस चल रहा था। पहले एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता, तो कोविड की वजह से हमारे कॉलेज में ऑन कैंपस ड्राइव तो हुआ नहीं, यानी कि कंपनीज जो है वो हमारे कॉलेज में आए नहीं। लेकिन ऑफ कैंपस ड्राइव था, जिससे हम अप्लाई करके हम एग्ज़ाम्स दे सकते थे, इंटरव्यूज़ दे सकते थे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी था। तो सबसे पहले पिछले साल मैंने फॉर्म भरा था, उसके 1 या 2 महीने बाद हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट का मेल आया। फिर हमने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, और एप्टीट्यूड टेस्ट में 2 चीज़ें होती है। सबसे पहला चीज़ जिसमें जनरल एबिलिटी, रीज़निंग, वो सब टेस्ट होता है, और कुछ-कुछ तो कंपनीज़ में प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे जावा, सी प्लस प्लस। इन पे जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो हमें सॉल्व करना पड़ता है। और ये होने के बाद फिर हमारा दूसरा राउंड आता है एप्टीट्यूड में। उसमें ऐसे राइटिंग होता है। ऐसे राइटिंग में आपको 180 वर्ड्स के आसपास कुछ रहेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, और तो 20 मिनट का टाइम रहेगा, तो उसमें आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो अगर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी की है तो वो भी वो लोग देख लेते हैं। तो इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का थोड़ा-सा चेक हो जाता है पहले ही, कि आप कितने क्वालिफ़ाइड हैं। और उसके बाद आता है, उसके बाद इसका जो एप्टीट्यूड है उसका, अगर आप होते हो शॉर्ट लिस्टेड, तो इसमें आपको पता चल जाता है कुछ दिनों बाद मेल आएगा आपको। तो मुझे भी विप्रो से मेल आया था कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, आपने क्वालिफाई किया है। अगर आपका ये हो जाता है, ऐसे राइटिंग वाला, कम्युनिकेशन वाला, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका हो गया है क्रैक। फिर भी ऐसे राइटिंग के बाद भी कुछ लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो एप्टीट्यूड के बाद आपको इंटरव्यू का मेल आता है। जैसे आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं एप्टीट्यूड वाले राउंड में, तो आपको इंटरव्यू देने के लिए आगे मेल आएगा। तो आपको फिर वेट करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। मुझे 7-8 महीने लगे हैं। हाँ, बीच में कुछ एलओआई में ग्लिच हो गया था, तो फिर हम सब सोच रहे थे कि हुआ कि नहीं, पर उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, 1 महीने के आसपास। पर ज़्यादातर लोगों का ऐसा नहीं होता, तो एक्सेप्शन था हमारा। फिर 1 महीने बाद कुछ ये आता है, इंटरव्यू मेल आता है। उसमें 2 राउंड्स होते हैं, एचआर राउंड, टीआर राउंड। तो मैं आपको सब डिटेल में बताऊँगा। टीआर राउंड में क्या होता है कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस है, जैसे व्हाट इज़ लिस्ट, व्हाट इज़ टपल, ये तो बेसिक क्वेश्चन मैंने बताए। ऐसे थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस आएँगे। तो आपको इसमें क्या करना है, फुल कॉन्फिडेंस में आपको जवाब देना है, भले ही आपको नहीं आता हो, पर फिर भी आपको ऐसा अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है उनको। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आपको सामने से बोल देना है कि मुझे नहीं आती है। तो ऐसा गलत जवाब दे के कोई मतलब नहीं बनता। इसमें आपका ही थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपको नहीं आता, यानी कि समझो फंक्शंस, ये चीज़ अगर आपको नहीं आता तो आप बोल दीजिए कि मुझे नहीं आता। तो फिर उस हिसाब से फिर वो कुछ ऐसा ये नहीं करेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नहीं आता, इंसान है, इंसान से गलती होती है। तो ऐसे आप बोल सकते हो। और ये हो गया टीआर राउंड का। एचआर राउंड में क्या होता है, एचआर राउंड में आपके पर्सनालिटी, आपके आपके बारे में सब कुछ पूछते हैं, कि आपके हॉबीज़ क्या है, आप क्या करना पसंद करते हैं। बेसिकली एचआर राउंड में सिर्फ आपको जानने के लिए रखा जाता है, तो उसमें सिर्फ आपके बारे में सब क्वेश्चंस पूछेंगे। और ज़्यादा एचआर राउंड हार्ड नहीं होता। अगर आपने टीआर राउंड क्वालिफाई किया है तो आप ऑल द बेस्ट, आपका हो गया है समझो। पर ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। और जैसे ही टीआर राउंड होता है, उसके बाद 1 वीक के अंदर एक मेल आ जाएगा, जिसमें आपको एलओआई आएगा। एलओआई यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट। ये आ गया, मतलब समझिए आप बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हो, आपको जॉब का मतलब एप्लीकेशन मिल चुका है। मुझे मिला था लेटर ऑफ इंटेंट दिसंबर 18th को। तो दिसंबर 18th को लेटर ऑफ इंटेंट आया था, जिससे क्या होता है कि आपको ऐसा दिया जाता है कि आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसे साइन कीजिए। मेरा सब कुछ ऑनलाइन हुआ था, इंटरव्यू से लेके एप्टीट्यूड से लेके सब कुछ ऑनलाइन हुआ था। हाँ, ऐसा कुछ ये नहीं था, सब कुछ सर्विलेंस में था उनके। तो जो एलओआई आया था उसमें मैंने साइन किया, और बस उसके 4 या 5 दिन बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए एक मेल आता है।
तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे 10th के 12th के और आप जो जो भी कोर्स कर रहे हो, मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहा था, तो अभी ये लास्ट ईयर है मेरा। और लास्ट ईयर में ये सब ड्राइव में आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने सेम 4 का यानी कि सेकेंड ईयर तक का जितना भी मेरे पास सर्टिफिकेट था मैंने सब कुछ इसमें अपलोड किया। और 10th 12th जो भी रहता है उसमें भी आप देख लेना एक बार अप्लाई करने से पहले कि उसमें क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि आपको 10th या 12th में 60% ऐसा रहेगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको उतना है या फिर बाद में रिजेक्ट हो जाने से अच्छा पहले ही आप देख लीजिए। फिर मैंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो मेल आया था वो 22 दिसंबर को आया था, तो मैंने वो फिल किया। पर उसके बाद दिसंबर का जो महीना रहता है वो उनके लिए ऑफ रहता है, बंद रहता है। क्रिसमस की छुट्टी रहती है उनको, तो फिर 15 दिन तो वहाँ पे बंद थे। फिर सर्वे मेल आया मुझे जनवरी 6 को सर्वे मेल आया, जिसमें ऐसा पूछा कि आप कैसे हैं, सब कोविड का टाइम चल रहा है तो ये अच्छी बात है, वो ऐसा हालचाल पूछते रहते हैं। और उसके बाद हमारा जो ऑफर लेटर बोलते हैं, ऑफर लेटर वो चीज़ है मतलब आपके हाथ में सब कुछ है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफर लेटर आ जाने से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है वो ऑडिट स्टेज पे रहता है, वो क्लियर नहीं, मतलब पूरा ऐसा नहीं बताते। तो वो मेरा जो ऑफर लेटर था वो 1 फेब को आया था। कुछ बच्चे थे जिनका पहले भी आ गया था, लेकिन मेरा बैच 2 में था, तो फिर मुझे 1 फेब को आया था। तो मैंने 1 फेब को ही वो साइन कर दिया, ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया। और उसके कुछ दिन बाद रिवील किया कॉलेज में। ऐसा मैं जल्दी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं सोचा कि ज्वाइनिंग के बाद ही करूँगा, पर ठीक है, सब बताना ज़रूरी है तो बता दिया। और फिर उसके 1 महीने बाद जैसे मार्च में हमारा सब ऐसा ओरिएंटेशन होता रहता है, हर थर्सडे या फिर वेडनेसडे ऐसा कुछ रहता है। तो जब भी रहता है तो उसमें सब ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि हमें मन में क्या डाउट है, जैसे हमारा बैच कौन सा है, वो सब होता रहता है। तो अभी मीटिंग्स वो सब होता है। और फिर मार्च में हमारा ग्रीन ऑडिट का मेल आया, जिसमें बताया गया कि आपका जो ऑडिट स्टेटस है वो पूरा ग्रीन है, यानी कि जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो सब कुछ ओके है। तो उन लोगों ने ग्रीन ऑडिट का मेल दे दिया, तो बढ़िया, वो बहुत खुशी हुई मुझे जान के। और एक चीज़ होता है पीजेपी यानी कि प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम, जिसे हम ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो ये जो है ये बहुत बच्चों को आया था जो फर्स्ट बैच में थे, लेकिन हम लोग का बैच 2 था तो थोड़ा डिले हुआ। तो फिर हम लोग को अभी भी पीजेपी का मेल ऐसा एक आया है, लेकिन अभी तक पीजेपी नहीं आया। और हम लोग को जहाँ तक पता है हमें हमारा जो ऑनबोर्डिंग का मेल आ गया है। पीजेपी का एक नॉर्मल मेल आया था, जस्ट ऐसे ही सर्वे टाइप। उसके बाद एक ऑनबोर्डिंग मेल आया अभी कुछ दिन पहले, जिसमें ऐसा लिखा था कि 16 मई को मेरा ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। तो अभी ऑनबोर्डिंग का वो सब चालू है, और जैसे ऑनबोर्डिंग होता है उसमें आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी तक मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया है, बट जॉब मेरे हाथ में है तो मैं सोचा एक वीडियो बना दूँ, और इससे आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हो टीवाई के या फिर एसवाई के कुछ भी, तो आपको थोड़ा सा ऐसा नॉलेज देना मेरा काम है। तो जैसे कि मैंने बताया 16 मई को मेरा ऑनबोर्डिंग है, तो उसका मेल आ गया है मुझे। तो फिर ऐसा बताया जा रहा है कि ऑनबोर्डिंग के बाद जो ज्वाइनिंग है वो शायद लोकेशन में जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं, जब भी लोकेशन आएगा तभी मैं बताऊंगा आपको वीडियो बना के। और ज़्यादा देर नहीं है, अभी 1 महीना ही है शायद, तो 1 महीने में ज्वाइनिंग है। फिर देखते हैं आगे कंपनी कैसी है। वैसे तो मैंने सुना है कि ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता, और जैसे हमारा वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है विप्रो विल्प, इस प्रोग्राम से मैं कनेक्टेड हुआ हूँ। तो इसमें क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे मुझे जॉब जैसे रेगुलर रहता है वैसा करना पड़ेगा। और उसके बाद सैटरडे संडे या फिर सैटरडे मेरा हमें बीटेक करा रहे हैं विप्रो वाले, तो हम लोग को वो रहेगा सैटरडे को। तो फिर वो हमें करना पड़ेगा। बिट्स बिलानी से हमें बीटेक करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो सैटरडे को वो रहेगा और संडे तो ऑफ रहेगा। अभी बोल रहे हैं कि ऑनबोर्डिंग के बाद शायद हमारा ट्रेनिंग होगा, तो वो भी सही है।
जाके ट्रेनिंग करना बेहतर होगा घर पे बैठ के ट्रेनिंग करने से। तो ये था कुछ प्रोसेस जो 8 मंथ्स चला पूरा। मैंने इसके साथ-साथ विप्रो के साथ-साथ मैंने इन्फोसिस, कैपजेमिनी, टीसीएस, एल&टी और भी 2-3 कंपनीज़ हैं जिनमें अप्लाई किया था, एक्सेंचर ऐसे सब। बट ज़्यादातर उसमें कैसा प्रोसेस स्लो रहता है, तो अभी तक कुछ मेल आगे आगे का नहीं आया है। उसमें से कैपजेमिनी में मेरा एप्टीट्यूड क्लियर है, लेकिन इंटरव्यू मेल नहीं आ रहा है क्योंकि कंपनी बड़ी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर बहुत टाइम लग रहा है उनको। ठीक है, वेट करेंगे। और अभी विप्रो में जॉइनिंग है तो देखते हैं। और इन्फोसिस का भी हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है क्योंकि स्प्रिंग बोट्स कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ गए हैं, तो शायद से उसका भी हो गया है मेरा। और टीसीएस का प्रोसेस थोड़ा स्लो है, तो फिर एक दीदी थी, उन्होंने भी बताया कि टीसीएस का जो है वो मेल एक डेढ़ साल बाद आता है, तो फिर तब तक तो बहुत लेट हो जाता है, उतना टाइम तो नहीं रहता। तो फिर अभी विप्रो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और विप्रो मेरी फर्स्ट कंपनी है, तो फिर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। इन्फोसिस जैसी कंपनी में बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, फूड अलाउंस और भी बहुत सारी होती है, लेकिन विप्रो में भी कम नहीं है। 2-3 चीज़ें कम है, लेकिन फिर भी वो जहाँ तक हमें बीटेक करा रहे हैं तो फिर वो बहुत बड़ी चीज़ है। इंजीनियरिंग करा रहे हैं तो उतना तो फिर स्टाइपेंड थोड़ा कम है, बट एडजस्टेबल है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प होगी मैं आपको करूँगा, और ज्वाइन करने के बाद भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे आपको हेल्प मिले कि कैसे आपको अपने करियर में आगे बढ़ना, और कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। और जहाँ तक बात है स्टडीज़ की, तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ करना पड़ेगा। जैसे आप अगर टीवाई में हो तो आपको प्रोजेक्ट्स तो रहेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना है। अगर प्रोजेक्ट्स के टॉपिक्स कुछ बेटर है तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फिर वो दूसरों से अलग करेगा। जैसे आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से, तो ऐसे आपके अलावा और भी 2000 से भी ज़्यादा बच्चे अभी कर रहे होंगे, तो कुछ तो आपको ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, जिससे ऐसे इंटरव्यूअर को भी लगे कि हाँ, इसमें वो क्वालिटी है जिससे आप सिलेक्ट हो सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए थे कम्युनिकेशन स्किल्स के टीसीएस से, और भी डाटा साइंस के, पाइथन के। मैंने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था। जैसे पाइथन वो सब्जेक्ट है जिसमें मैं अच्छे से आता था मुझे, तो मैंने वो रखा था अपना ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में। और पाइथन कैसा फ्लेक्सिबल है और इजी टू यूज़ है, ये भी सब बताया मैंने। आपको ऐसा एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने पड़ेंगे, और आपको ऐसा दिखाना है कि आप अलग हो दूसरों से। और भी कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए थे ऑन द स्पॉट, आपको उनके भी जवाब देने आने चाहिए। कोशिश करो कि आप जो प्रोजेक्ट्स अपने कॉलेज में कर रहे हो उसके अलावा भी और भी प्रोजेक्ट्स अपने गिटहब में अपलोड करके रखो, जिससे आपको अपने रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। मेरा रिज्यूमे बहुत ही सिंपल था, तो मैंने बताया कि मैं क्या क्या आउट ऑफ द बॉक्स करता हूँ। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके बारे में मैंने बताया कि इसमें मैं अपने अलग अलग कंटेंट्स लाता हूँ जिससे बच्चों को हेल्प मिले। जैसे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंस्टॉल होने में बहुत ही दिक्कत आती है हमें, और कुछ कुछ चीज़ें होती है जिन्हें सिखाना ज़रूरी होता है, तो मैं वो सब करता हूँ यूट्यूब पे। तो ये सब भी मैंने बताया उनको। और उसके अलावा कोर्सेज़ तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोर्सेज़ करने पड़ेंगे आपको। मैंने इंटर्नशिप भी की थी टेकलर्न से, तो फिर उसके बारे में भी थोड़ा मैंने बताया उनको ऐसा ब्रीफ में। और मेरा जो प्रोजेक्ट था, तो तभी तो मैं सेम 5 में था जब भी इंटरव्यू हुआ, तो मैं सेम 5 का प्रोजेक्ट ऐसा खोल के बता दिया कि ये सब है, ये मैंने किए हैं। तो फिर उससे भी उनको ऐसा अच्छा लगा, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट का टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करना है कि उनको लगे कि बच्चे ने कुछ किया है। और जहाँ तक बात है एकेडमिक्स की, तो अपने टीचर्स की बात सुनो, जो भी वो कहते हैं वो करो। हर प्रैक्टिकल्स अटेंड करो, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। और हर वो चीज़ में पार्टिसिपेट करो जिससे आपके रिज्यूमे में इम्पैक्ट पड़ता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि बहुत सारी बातें थी जो आपको बतानी थी। मेरे एक्सपीरियंस सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे जो जो चीज़ें मैंने फेस की है वो चीज़ें आप फेस करोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा पहले से गाइडेंस रहेगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।